मेवाड़ मीडिया नेटवर्क की तरफ से आज एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। जो मुद्दा उदयपुर का मेवाड़ और वागड़ का मुद्दा है, 43 सालों से पिछले हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, जिसके लिए हर महीने की 7 तारीख को सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और सभी हड़ताल करते हैं, पर आज देखो मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शाहजाद चपलोद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उदयपुर के सांसद रहे हैं, मावली से विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ एक्स बार प्रेसिडेंट रामकृपाल जी शर्मा हैं, अशोक जी सिंह भी हैं, दिनेश जी गुप्ता हैं, जगदीश जी शर्मा हैं, राकेश जी मोगरा जी भी हमें ज्वाइन किया, अभी बता रहे हैं। आइए सर, इस मुद्दे को लेकर आप लोग कई आंदोलन कर चुके हैं। मैंने भी कई बार देखा है, कई बार जब वकील लोग हड़ताल करते हैं कलेक्टर के सामने तो उस पर चढ़ जाते हैं गेट के ऊपर, पर आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। हर 7 तारीख को आप हड़ताल करते हैं सर, तो ये मैं आपसे ये सबसे पहला प्रश्न आपसे ही है सर, इसका अंत कैसे होगा? ये पूछे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, जब आप सबसे पहले मैं आपसे इसका अंत भी होगा। ये आंदोलन सन 1982 से चल रहा है और हमने पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी डिवीज़न की। जसवंत लाल जी मेहता थे, मैं भी था, स्वरूपरिया साहब थे, मदन लाल जी दुप्पर थे, सब थे, और डिवीज़न की कॉन्फ्रेंस हुई और ये तय किया गया कि हर महीने की 7 तारीख को अपन हड़ताल रखेंगे और हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। उसका बराबर तब से आज तक ऐसा मुझे पता नहीं, पर इस देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं जो 42 साल से चल रहा। और मैं 1990 में लॉ मिनिस्टर बना। 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी साहब शेखावत ने कहा कि अपन सर्किट बेंच बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दिनकर लाल जी मेहता तत्कालीन जज थे हाई कोर्ट में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के साइड के, बांसवाड़ा के, हरदेव जी जोशी के भी अच्छे थे वो, और शेखावत साहब के भी अच्छे थे, मेरे भी अच्छे थे। उन्होंने कहा कि उनको टेलीफोन लगाओ। टेलीफोन लगाया तो वहाँ उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, एसटीडी की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए उनसे बात नहीं हुई। और ये बात हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ थे यहाँ के, उन्होंने आकर के ये कह दिया कि मैं लॉ मिनिस्टर में और चीफ मिनिस्टर साहब से मिला हूँ और हाई कोर्ट बेंच शीघ्र हो जाएगी। उस समय थिन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी और बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ के काम करना पड़ रहा था। ये बात आउट होने से जोधपुर वालों ने कहा कि शांतिलाल जी लॉ मिनिस्टर हैं और ये बना सकते हैं। उन्होंने पेपरबाजी की, लीक हो गई बात। जो बात गोपनीय होती है उसे गोपनीय ही रहना चाहिए। मुझे शेखावत साहब ने कहा कि शांति जी ये बात आउट कैसे हुई? मैंने कहा एक सज्जन और बिराजे हुए थे हमारी पार्टी के, अब नाम लेने से कोई मतलब नहीं उनका। उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए कह दिया और वो बात जरी रह गई। और उसके बाद मैं लॉ मिनिस्टर नहीं बना, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बन गया, संसद में चला गया, संसद में बात उठाई। वाजपेयी साहब ने माना कि नहीं, पॉवर्टी स्ट्राइकर नहीं रहा, और वाजपेयी साहब के साथ हम खूब घूमे हैं। उसके बाद वसुंधरा जी आई तो उन्होंने भी कहा, मैं कई बार यहाँ से डेपुटेशन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब से मिला। गहलोत साहब ने कहा देखो भाई शांति जी, मैं जानता हूँ कि आपकी मांग उचित है, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जोधपुर का हूँ, जोधपुर के हितों के साथ कुठाराघात नहीं कर सकता और जोधपुर के वकील मुझे पकड़ेंगे। और वो बात आई गई हो गई। वसुंधरा जी आई, वसुंधरा जी से मिले 2008 में। उन्होंने भी कहा था, बार स्टेशन में बुलाया था, हम सब साक्षी हैं इस बात के, और उन्होंने कहा कि हम शीघ्र करेंगे, तो भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आंदोलन चलता रहा, मुझे आमन अनशन पर बैठना पड़ा। और उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी वापस। उन्होंने कहा कि शांतिलाल जी नहीं आएंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। तो गुलाब जी ने मुझे टेलीफोन किया कटहरे सामने
कि शांति जी आपने आओगे तो मैडम बात नहीं करेगी, मजबूर से। और ये मूर्खता समझ लो मेरी, तो मैंने अनशन छोड़ा और वहाँ चला गया। हम सब लोग के, ये राम जी भी थे, मैं भी था, और भरत जी वैष्णव थे, सरदार जी थे, और रमेश जी नंदवाड़ा वगैरह, हाँ 15-16 की सूची थी। बात भी हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, और उन्होंने कहा कि भाई हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, और वसुंधरा जी को पक्का विश्वास था कि मैं वापस जीत कर आ जाऊंगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि वो जीत के नहीं आई। फिर अशोक जी गहलोत आ गए, उन्होंने कहा शांति, फिर गए हम वापस। ये और हम सब तो नहीं माने। मेरा आपसे इसके बाद एक सवाल उठता है सर। हाँ, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने जो ये इतना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बावजूद आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी अभी तक संघर्ष कर रही है, कर रही है। और इसका कोई भरोसा नहीं कि इनकी नेक्स्ट पीढ़ी भी वो संघर्ष करे। तो इसका अंत क्या है? ये क्या वाकई में उदयपुर के अंदर ये हाईकोर्ट बेंच आएगी या ऐसे ही लॉलीपॉप? मेरा तो विश्वास है कि आएगी। संघर्ष बराबर चलता रहना चाहिए। इजराइल को इस्टेब्लिश होने में 2500 वर्ष लगे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। मतलब जब तक वो नोबेडियन रहे, सब इजराइल के लोग, यहूदी लोग नोबेडियन होकर के चारों तरफ घूमते फिरे, और पैलेस्टाइन उनको नहीं मिला। बाद में यरूशलेम का स्थान आपको मिला। लगता है कि दोनों पार्टी की पॉलिटिक्स इसको नहीं आने दे रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग जब दिल्ली गए थे तो मोइली थे दक्षिण भारत के लॉ मिनिस्टर केंद्र में, उन्होंने अनुशंसा की और गहलोत साहब को चिट्ठी लिखी, और उसमें गिरजा जी भी शामिल थी, और सीपी साहब भी आए, और रघु भी था। ये सब हम जब गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप इनका उत्तर दो, और क्यों नहीं हो सकती है, होनी चाहिए। और उन्होंने उस बात को आई गई कर दी। वहाँ पर जोधपुर में कोई चीफ जस्टिस आने वाले थे, उन्होंने कहा कि यदि ये हो गया तो चीफ जस्टिस के सामने प्रदर्शन कर दो, हुल्लड़ मचा दी, और वो बात वहीं की वहीं रह गई, और वो हो नहीं पाई। अनुशंसा हाई कोर्ट से करानी थी। बात वहीं आके अटक जाती है हाँ। कि ये क्यों ऐसे क्षण पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आती रह जाती है? ये हमारी कमजोरी है, नेताओं की, हमारी। तो ये कमजोरी ताकत में कब बदलेगी, और इसको कौन ऐसा कौन सा आंदोलन होगा, ऐसे कौन से लोग होंगे जिसको इसको करवा सकता है? अब ये हम सब ही हैं, हम सब प्रयत्नशील हैं, राम जी और के प्रयत्न करने में कभी चूकने नहीं चाहिए। राम जी के समय में ऐसा हुआ भी था। कर तुम अन्यथा कर तुम शक्ति का परिचय देना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण करो जो पहले कभी नहीं की गई। ऐसी शक्ति का हम प्रकटीकरण करेंगे, उसमें व्हाट इज दैट? इसको गाइड कौन करेगा? हम सब लोग गाइड तो बार एसोसिएशन करेंगे। क्या बार एसोसिएशन की समिति बनी हुई है विभाग की, वो और स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो अभी हैं, वो जो बनने वाले हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आपने इसके अंदर काफी जन आंदोलन किया है। क्या बार एसोसिएशन जो है उसकी जो समितियां बनी हुई उसके अंदर क्या उनकी कमजोरी उजागर नहीं होती है? या आज उदयपुर के अंदर लगभग 2 से 3 हजार जो है बार एसोसिएशन की तो क्या कमजोरी होगी? बार एसोसिएशन तो हमेशा बुलाने से बुला रहा है, और उन्होंने जनता का भी कोई दोष नहीं है। 1-1 लाख लोग कम से कम आंदोलन में आए हैं। जिस दिन हमने धरना चालू किया था फरवरी मास, इसमें अप्रैल मई में, और लंबा धरना चला, तो उस धरने में कम से कम 2-4 हज़ार लोग पर डे आते थे मिलने। तो जनता का तो कोई दोष नहीं है। सर आप भी अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, क्या आपको अब इसको वकीलों का आंदोलन से हटकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में नहीं लाना चाहिए? आपको ऐसे कोई समाजों को साथ में, ऐसे एक जनता के साथ में संवाद करके, और इसको एक ऐसा बड़ा आंदोलन आपको करना चाहिए जिससे कि ये जो डिफीट आप लोग खाते हैं, जो डिफीट उदयपुर की जनता भी आपके माध्यम से उदयपुर की जनता खा रही है, कहने के नहीं तो बार-बार उनका ही है ना, शोषण झेलना पड़ रहा है। तो क्या उदयपुर की जनता ने कोई कसर नहीं रखी है। उदयपुर की जनता पूरी आई है, लाखों की संख्या में आई है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो आंदोलन है, ये एक जिस प्रकार से एक इसकी पिक्चर बनाई गई कि ये वकीलों का आंदोलन है। सबसे पहले तो मैं इस बात से निराश हूँ, इस बात के बिल्कुल पूर्णतः इनकार करता हूँ, सहमत नहीं है कि ये वकीलों का आंदोलन नहीं है, उदयपुर की जनता के लिए किया जा रहा आंदोलन है। दूसरा, आम जनता जब भी आप कोई कार्यक्रम देते हो तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ जुड़ती है। हमने 1998 में बड़ा आंदोलन किया, जनता हमारे साथ थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट बेंच का दोनों का पैरेलल आंदोलन चलता था, दोनों में जनता ने खूब सहयोग दिया। भाग्यवश
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई और वहाँ हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन, जैसा शांतिलाल जी वैसा ने बताया, किसी कारणवश वो हमारी भूलवश वो चुप गए। उसके बाद में सौभाग्य से मुझे 2018 में इस बार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। उस समय हमने कार्यक्रम दिया और लगभग आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने बिना न्यायिक कार्य को बाधित किए हुए, सामान्यतः क्या होता है कि हम हड़ताल कर देते हैं और अपनी दुकान पे ताला लगा के फिर हम कहते हैं कि हमारा सामान खरीदो, तो सामान बताओगे तो खरीदेंगे लोग। तो हमने उसमें नया प्रयोग किया, हमने कहा हम किसी प्रकार की हड़ताल नहीं करेंगे, हमारे सभी भाई लोग जो एडवोकेट्स हैं वो अपना अपना काम करें और चरणबद्ध तरीके से उसमें से 50 लोग, 25 लोग, 30 लोग ऐसे आगे क्रमशः क्रमिक अनशन का हमने कार्यक्रम दिया। उस कार्यक्रम में लगभग 2-2.5 महीने तक लगातार, और आपको बहुत सुनकर आश्चर्य होगा कि एक छोटा जो ठेले वाला व्यक्ति है उस व्यवसाय से लेकर और समाज के एलिट क्लास के लोग जो फील्ड क्लब के मेंबर्स थे, वो रोटरी क्लब वाले, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स, इस कैडर के लोगों ने भी उस आंदोलन को वहाँ आके हमारा समर्थन व्यक्त किया कि आप जो भी करोगे उदयपुर के हित में वो हमारा, हम उसमें साथ देंगे। बीच में हमने 2-3 बार उदयपुर संभाग बंद करने का आह्वान किया, लोगों ने उसको खुलकर समर्थन दिया। और लेकिन बाद में जैसा भाई साहब ने निवेदन किया कि भाई साहब आम अनशन पे बैठे थे और वहाँ से सरकार का मैसेज आया, क्योंकि सरकार से लोकतंत्र में संवाद के बिना किसी भी चीज़ की परिणति नहीं हो सकती। तो हमारा ये विषय था कि सरकार से हम संवाद करेंगे, संवाद के माध्यम से बैठेगा मामला। तो इधर से उनकी क्योंकि शर्त थी कि आम अनशन को समाप्त करके आप वहाँ आइए, हमसे बात कीजिए। हम बात करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हम एक टीम बना लेते हैं जो आपके फैक्ट्स की जांच करेगा, फैक्ट्स की जांच करने के बाद में जो निर्णय होगा हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सरकार चली गई, वापस जो सरकार आई वो विरोधी थी। मेरा ये निवेदन है, मिला कि ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान की एक बड़ी पार्टी रही कि हर 5 साल के अंदर सरकारें बदलती है, तो वो कभी कांग्रेस की आ जाती है, कभी भाजपा की आ जाती है। ऐसा होता है कि मेरा ये मानना है कि दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत है कि राजस्थान का जो दक्षिण अंचल है, उदयपुर और टेक्निकल रूप से बांसवाड़ा भी हमारा एक संभाग बन गया, इन संभाग में मेवाड़ वागड़ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। इस बात से दोनों राजनीतिक दल सहमत है, दोनों के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है। लेकिन ऊपर जो नेतृत्व होता है, जैसे अशोक गहलोत जी की अपनी पीड़ाएं हैं, उनका जोधपुर से जुड़ाव है और इस वजह से तकलीफ आई है। लेकिन निश्चित रूप से अब हम आशावादी हैं। भजन लाल जी एक नए विचार के साथ में राजस्थान में स्थापित हुए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। जस्टिस है डोर स्टेप की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का भी एक ख्याल रखते हुए लगता है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक बार बताइए कि कोई भी, जैसे अभी देवराज का कांड हुआ था उदयपुर के अंदर, काफी बड़ी संख्या के अंदर जो है वकील, जो अधिवक्ता लोग हैं वो भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उस आंदोलन करने उन्होंने साथ दिया। तो क्या जब आप लोगों का जो पर्सनल एक जो इशू है हाईकोर्ट बेंच का लेके, उसके ऊपर अधिवक्ता बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोगों को उस आंदोलन के अधिवक्ता बहुत कम दिखते हैं, और ऐसे तो दूसरे जो गैर मुद्दे हैं, जो दूसरे तरह के मुद्दे हैं, उसके अंदर वकील एकजुटता दिखती है, आजाद वहाँ पर आंदोलन के अंदर सम्मिलित होते हैं और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ देते हैं। तो क्या ये कमजोरी आपको नजर नहीं आती है आपके कार्यकाल के अंदर भी, कि आपने किस ढंग से इन चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करी, और आपको क्या लगता है कि कहाँ हम कमजोर हैं? देखो, अधिवक्ता समुदाय कहीं किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, चाहे वो किसी भी आंदोलन, समाज का और कोई भी आंदोलन हो। जैसे कि देवराज वाला मैटर हुआ, उससे पहले कन्हैया वाला हुआ, उससे पहले बीच में वो रेप हुआ था, उसको मार दिया गया था। तो सभी आंदोलन में सारे अधिवक्ता समय, हमारा जो समुदाय था, हम कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे चले हैं। जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जब तक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आदिवासियों की मांग है, ये हर समाज, हर तबके के लिए, सबके लिए है, सिर्फ अधिवक्ताओं को फायदा नहीं है, ये समाज के लिए जागरूकता लानी है, लाए भी है। पिछले कार्यकाल में भी दिल्ली गए थे, जब वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा का आश्वासन मिला था, हमारे शांति जी भाई साहब भी थे, राम जी भी थे, सब जने थे, प्रवीण जी खंडेलवाल साहब थे। तो जो सारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ दिल्ली गया है, जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर है, उन्होंने सबके सामने, चपलोक साहब के सामने बोला है कि जल्द से जल्द, यूँ नहीं कर बीकानेर में आ जाएगी वर्चुअल हाईकोर्ट, आएगी तो सबके साथ एक साथ आएगी।
लेकिन वहाँ पर भी हमें आश्वासन ही मिला, जल्द आश्वासन की घोषणा मिली, हम वापस यहाँ आए। इस तरह से विभिन्न समाजों को लेके भी जब मुझे भारत भूषण का प्रतिनिधित्व करने का मौका 2023 में मिला, उस समय भी सारे समाज को बुलाया गया था, हर तबके हर वर्ग को बुलाया। आप देखें तो वहाँ पे जो माहौल था, जो संख्या थी, वो वाकई में ठीक है। हाँ, हाईकोर्ट बेंच सबकी मांग है, संभाग स्तर पे सबकी मीटिंग भी बुलाई गई है। जो हमारी मेवाड़ वागड़ जो संभागीय कमेटी है, हाईकोर्ट जिला संघ समिति, इनके आह्वान पे पूरे संभाग की मीटिंग हुई है। मेरे को नहीं लगता कि इससे पहले सारे अधिवक्ताएं आए हैं। आप मेरे से पहले भी सभी का लगभग एक ही मत है, एक ही बात आप लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोग शुरू से एक ही रहे। जन समूह को भी आप लोगों ने जोड़ा, समाजों को भी जोड़ा, अलग अलग क्षेत्रों को भी आप लोगों ने जोड़ा। बावजूद उसके भी ऐसा क्या कारण रहता है कि बीकानेर के अंदर तो हाईकोर्ट बेंच आ जाती है और उदयपुर के अंदर नहीं आती है? उदयपुर के अंदर बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा नहीं हुई है। अच्छा, हमें विधि मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया, अगर वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी तो उदयपुर, बीकानेर और कोटा तीनों एक साथ होगी। यूं नहीं बीकानेर में हो गई, उदयपुर में नहीं हुई, तो वहाँ बीकानेर में नहीं हुई। मेवाड़ का एक बड़ा चेहरा गुलाबचंद कटारिया, जो विपक्ष में भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कई बार वादे भी किए थे कि भाई हाई कोर्ट बेंच को लेकर मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं लेके आऊंगा। तो क्या उनके वादे सही थे क्या अभी तक? उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रयत्न किए ही हैं, ऐसी बात नहीं है। गुलाब जी उनको नकारा जब नहीं जा गृह सकता। मंत्री थे उनके कार्यकाल में, तब उन्होंने काफी बार उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली है। कोशिश में उनकी भी कोई कमी नहीं है, कोशिश में महाराष्ट्र की कोई कमी नहीं है, जनता की भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो ऊपर के नेतृत्व में है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है या राजस्थान के ऊपरी भाग में ऐसा कौन सा नेता, ये ऐसा लोग कौन नहीं कर सा रहे। बाईस नहीं, सेशन पर का उन्होंने अध्यक्ष वादे किए थे जो आपसे। इस चीज वादे को किए हिला- थे। ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को हिला सकता है। आपको ऐसी कौन सी कड़ी लगती है बतौर एक अधिवक्ता? आप मुझे बताएं कि आप ऐसी कौन सी कड़ी बैठेगी साथ में जुड़ के जिसमें केंद्रीय नेतृत्व हिलेगा और राज्य का नेतृत्व हिलेगा और यहाँ पर वो कोशिश पूरी करेंगे। इसको लेकर हम मैं एक छोटी सी बात, दिनेश जी गुप्ता ने कल ही एक इंटरव्यू दिया है, आपने बताया कि साहब जिस तरह से भील प्रदेश की मांग उठी है, उसी तरह से हरावल प्रदेश की मांग उठेगी। अगर सरकार ने इस मांगों को नहीं माना हमारी, तो मैं गुप्ता साहब से बोलूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा। हमारे माननीय शांतिलाल जी चपलोद जैसे वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जैसा भी शांतिलाल जी वैसे बार बार बोल रहे हैं कि वास्तव में ऊपर का नेतृत्व कमज़ोर है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि राजस्थान में मेवाड़ और वागड़ का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसके मनोबल के बहुत, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हों, दोनों के नेताओं की राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही है, जिसके कारण से ये ऊपर लेवल पे इस मामले को इतना संगीन जिसे उठाना चाहिए था उठा नहीं पाए, और जिस दृढ़ता से उठाना चाहिए उठा नहीं पाए। हमारे यहाँ पर स्थानीय नेताओं की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्यों हमारे नागरिक तो सब साथ थे, लोग साथ थे, परंतु जिस प्रकार से यहाँ की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर ऊपर वाले अशोक गहलोत तो यह कह के दूर हो जाते हैं कि भाई मैं जोधपुर का हूँ इसलिए इसको नहीं दे सकता। चलो हाईकोर्ट नहीं तो हमारी दूसरी ट्रिब्यूनल्स की बात थी, दूसरी ट्रिब्यूनल्स भी हम नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी रही है। पर मेरा सा मानना है कि एक लंबे समय तक इस बात को सहन नहीं किया जाएगा। यदि इसी प्रकार की रही बातें तो आने वाले समय में बार बार जनता सड़क पर आएगी, और जिस प्रकार से आने वाले समय में यदि खाली ये तो खाली एक खंडपीठ की बात है कि एक बेंच की बात कर रहे हैं कि उदयपुर में एक बेंच चाहिए, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 है उसके अंदर इनहेरेंस पावर है, राज्यपाल के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। क्यों कि यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट है, यदि नहीं होगा तो जिस प्रकार से अभी एक मिनट मैं बात पूरी कर देता हूँ अपनी, पर जिस प्रकार से अभी भील प्रदेश की बात उठी है, तो मेरा निवेदन है आने वाले समय में जनता जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र के साथ जो भेदभाव होता है उसको लेकर ये अरावल प्रदेश की मांग उठेगी। खाली हाई कोर्ट, खाली एक बेंच की बात नहीं होगी, हम पूर्ण पीठ लेके आएंगे, हमारी विधानसभा अलग होगी, हमारा सचिवालय होगा, हमारा सब कुछ अलग होगा,
हमारी जनता एक दिन इस बात पे साथ आएगी और आने वाले समय में छोटे छोटे प्रदेश बनेंगे। जिस प्रकार से भी जोधपुर उधर चल रहा है वो अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं, उनका अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हम हमारा प्रदेश जिसमें उदयपुर का सिरोही, ब्यावर और पूरा जो क्षेत्र है, ये नीमच, मंदसौर, पूरा एक अरावल प्रदेश की बात उठेगी, ताकि उसके जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके ट्राइबल, जो हमारा सारे ट्राइबल्स का फ़ायदा हमारे जयपुर के लोग उठा ले जाते हैं, तो हमारे ये लोग बेचारे, ये लोग यहाँ इन लोगों का सिलेक्शन आरएस तक में नहीं होता। हमारे उदयपुर के ट्राइबल्स लोगों का आरएस तक भी सिलेक्शन नहीं होता। क्या इनको टीएसपी का लाभ नहीं देना चाहिए था, पर हम नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में एक हमारा अलग कैडर होगा, ये लोग अलग कैडर से अधिकारी बनेंगे और जल्दी प्रमोशन के तहत आईएएस बनेंगे। हमारे यहाँ पर स्थानीय जो स्थानीय हाईकोर्ट होती, हाईकोर्ट बनती है, तो हमारे यहाँ के एडवोकेट हाईकोर्ट जज बनेंगे। सारी व्यवस्था अपने यहाँ पर होगी और एक बार जनता आने वाले समय में साथ आएगी, निश्चित रूप से आएगी। मेरा इसी ट्राइबल बेल्ट को लेके ही आपसे अशोक जी, अब आप बताएं थोड़ा सा कि ये ट्राइबल बेल्ट जो है, यहाँ पर कोई मुकदमा अगर वो, क्योंकि उनकी आर्थिक तंगी तो ये जग जाहिर है कि ट्राइबल बेल्ट होता है वो आर्थिक तंगी से हमेशा जूझता आया है। वो न्याय की गुहार अगर नीचे से अगर उसको नहीं मिलती है वो सही होता है, क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं होते हैं, उसके बावजूद अगर वो यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिलता है तो ऊपर जाने की कोशिश करता है वो, लेकिन क्योंकि आर्थिक तंगी ऊपर नहीं पहुँच पाता है, तो उसका शोषण क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए आवाज़ कब उठेगी? उसी के शोषण के लिए तो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की डिमांड की गई है उदयपुर शहर के लिए। तो उदयपुर शहर में जो ट्राइबल बेल्ट्स है, जो आवाज़ आप उठा रहे हैं, लेकिन आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हम उसकी बात करें कि उसको न्याय किस रूप से यहाँ पे मिल सके, उसके लिए भी आप कुछ ऐसी कुछ बातें करें जिससे उसको यहाँ पे न्याय मिले। अभी जैसे वर्चुअल बेंच की डिमांड की गई थी, वर्चुअल बेंच जैसे आने का प्रोसीजर हुआ था, तो वर्चुअल बेंच आती तो शायद स्वाभाविक तौर से काफ़ी कुछ राहत हमारे को उदयपुर को और उदयपुर के डिवीज़न को मिल जाती है। इसका कारण ये वर्चुअल बेंच में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पूरा स्कीम लगकर और हाईकोर्ट में जो स्कीम लगकर और यहीं से जो भी निर्णय होते हैं और यहीं से ही फाइलिंग हो जाती है और पूरा प्रोसेस वर्चुअल बेंच में हो जाता है। तो उनको काफ़ी कुछ राहत इस पूरे प्रदेश संभाग को आराम से मिल जाती है और एक अच्छा काम इसमें हो जाता। और फिर वर्चुअल बेंच होने से अच्छे काफ़ी कुछ मुकदमे जो प्रखंड से हैं जो उदयपुर शहर को स्थापित होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में सब तरफ कोर्टें डेवलप हो रही है। आज गोविंदा में जैसे एडीजे बन रही है, मावली में एडीजे है, हर तरफ, तो इसी तरह हाईकोर्ट भी उदयपुर में होनी चाहिए। तो उदयपुर में होगी तो स्वाभाविक तौर से कम खर्चे में, और जो जेल में काफ़ी कैदी जो आज की तारीख में पैसे नहीं होने के कारण मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं और इस कारण रुके हुए हैं, तो उनका भी एक निस्तारण शीघ्र हो जाता है। सुलभ और सस्ता न्याय उनको इजीली मिल जाता है। जो सिंघवी साहब की बात है उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच यहाँ आएगी क्योंकि मोदी सरकार ने 7,000 करोड़ का बजट इस पर लिया है कोविड के बाद से, तो हर चीज़ वर्चुअल हो। तो उसके लिए जैसे रोल मॉडल अगर देखा जाए तो उड़ीसा के पहले 9 डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच थी, आज उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है। तो उसी मॉडल पे जो हिंदुस्तान में 10 जगह और वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच होनी थी, उसमें 3 राजस्थान में थी। तो जब भी आएगी वर्चुअल हाईकोर्ट, जैसी वर्चुअल हाईकोर्ट यहाँ आती है तो यहीं पे जैसे सिंघवी साहब ने बताया, यहीं से स्क्रीन लगेगी और यहीं से अधिवक्ता अपनी पैरवी कर सकेगा। इसमें राज्य सरकार ज़्यादा दोषी मानी जाए या केंद्र सरकार को ज़्यादा दोषी माना जाए? आप किसको ज़्यादा दोषी मानते हैं? आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, सालों से इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन भी हो रहा है, आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन इसके अंदर आप लोगों की नज़र में दोषी राज्य सरकार ज़्यादा है या केंद्र सरकार ज़्यादा है? ये नहीं, केंद्र सरकार में भी पॉजिटिव रूप है, तभी तो 7,000 करोड़ का बजट दिया है। तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की इसके अंदर ज़्यादा इच्छा शक्ति कमी दिखती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सरकारें आती है, बदल जाती है। अब जो आई है यहाँ पे भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो हम सभी अधिवक्ता जन इस बात के लिए आश्वस्त है कि अब जाके वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच तो आएगी। मेरा जगदीश जी के हिसाब से भी एक सवाल होता है, क्योंकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी आपने कार्यभार संभाला है। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में और केंद्र में सरकार है, ये सभी जने अभी जानते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों की तरफ से भी क्या ऐसा सपोर्ट इस आंदोलन को नहीं मिलना चाहिए, वकीलों के आंदोलन को, अधिवक्ताओं के आंदोलन को, कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के हैं और जो बिलो पुअर लाइन के बीपीएल लोग आते हैं, तो इन लोगों को जब न्याय चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि चलो कम से कम ये तो उपलब्धि आप हासिल कराएं? बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ।
हमें दो मुद्दों पर हम हर समय हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। एक मानसी बाकल योजना थी और दूसरा ही हाईकोर्ट बेंच। उसका हम चरणबद्ध काम पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से उदयपुर जो जिले यहाँ से हम देखते हैं लबालब है, एक कारण रहा है। और कुछ हाईकोर्ट बेंच वाला जिस प्रकार सरकारें बदलती है, ये बात जैसे अधिकतर मुझे हमारे शांतिलाल जी के साथ भी कह रहे हैं, लेकिन उन जोधपुर वालों को कन्विंस ये करना पड़ेगा कि इसके यहाँ हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल होने से आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये कुछ न कुछ राजस्थान लेवल जो इनकी टीमें बनी हुई है उसके साथ चर्चा करें, कुछ निदान निकालना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में प्रेशर सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी बड़ा नेता ये नहीं चाहेगा मेरे क्षेत्र से मेरा नुकसान हो किसी और क्षेत्र में चला जाए। ये जो घटना में लगातार सरकार बदलती हुई देखती है उसमें लग रहा है। निश्चित रूप से सरकार रही है हर समय आदरणीय शांतिलाल जी साहब, गुलाब चंद जी कटियार, इन सब ने अथक प्रयास किया है, कुछ मामले में आए हैं, लेकिन वास्तव अब जैसे मान लो अभी यहाँ बैठे कि जैसे आया था कि जो गरीब तबके के लोग अंदर बैठे हैं और शायद 151 जमात के चक्कर में भी शायद बाहर नहीं आ पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत पीड़ादायक है। उन लोगों को इसके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कर वहाँ जोधपुर वकीलों के सामने पेश करनी चाहिए, क्योंकि आखिर व्यवसाय उनके को फर्क नहीं पड़ेगा। डर किसका है? हमारा व्यवसाय कम हो जाएगा, डर यही बात होता है। लेकिन कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिवक्ता को टोली बनाकर जो एक राजस्थान लेवल का इनका बना हुआ है उनके साथ बैठकर और सरकार के साथ बैठकर चर्चा भारतीय जनता पार्टी की भी एक ऐसी जो समिति बने, बिल्कुल, जो इसके अंदर साथ जुड़ के वहाँ जाकर जोधपुर के भी अधिवक्ताओं की एक समिति से और जो वहाँ के नेता गण उनसे इसके सिवा कोई रास्ता निकल सकता नहीं। हर समय ही प्रयास हो रहा है, जैसे सरकार बदलती है। पहले जनता ये कह रही है कि उदयपुर के कई ऐसे मामले हैं जो सुलझ रहे हैं, उसे लेकर क्या कहना है? उदयपुर के कौन से ऐसे बड़े मामले जो नहीं सुलझ रहे हैं? उदयपुर में जो कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े हो उन मामलों पर भी कई सवाल। इसके तो लगातार केंद्रीय कानून मंत्री और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं कि हमारे जो जजों की संख्या कम होने के कारण कुछ मामले, बहुत से मामले ऐसे जो पेंडिंग पड़े हैं जिसमें सामान्यतः कुछ घंटों में निर्णय हो सकता है। निश्चित रूप से यही जागरूकता बार एसोसिएशन में आनी पड़ेगी और इनके माध्यम से ऐसे जो केस पेंडिंग है उसमें भी बार एसोसिएशन के माध्यम से एक सरकार को पत्र लिख के और ये लगा कि इनमें सिर्फ इन धाराओं के तहत ये सरलता से मुक्त हो सकते हैं, उसका भी प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप सब जैसे कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी सेम सरकार है, लेकिन जब आप राजस्थान की जो अभी डिवाइडेशन की बात चल रही है, राजस्थान में डिवाइडेशन चल रहा है तो दो राज्यों की मांग होती है। अगर राजस्थान में दो राज्य होते तो उदयपुर में फिर वही अपने अस्तित्व को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर फिर लड़ाई में कैसे आप उदयपुर की जनता को आश्वासन नहीं, ये मांग व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग उठा रहे हैं वो बात अलग है, कोई राजनीतिक पार्टी इसकी मांग नहीं उठा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने छोटे राज्य होंगे निश्चित रूप से कुछ खामियां नहीं भुगतना पड़ता है, कुछ अच्छे काम और बुरे काम इसमें ज्यादा होते हैं। ये वस्तु परिस्थिति बनती है और जो सरकार एक जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और विकास जहाँ कैसे हो सकता है और कैसे उसकी रेवेन्यू है वो आधार मानकर ये जो प्रदेश की बनाते हैं उस आधार बनता है। अगर जहाँ कहीं कोई ऐसा व्यवस्था बनेगी तो ये एक ही राज्य से निपटेंगे, आसपास के राज्यों से भी इसका समावेश करके अगर जो सरकार की मंशा होगी या जो अच्छा प्रस्ताव होगा जिसमें देश का भला होगा, आपका जो प्रश्न है जगदीश जी की बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार का इस आज़ादी के बाद में हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत भर में जितनी रियासतें थी सबसे पहले हमारे तत्कालीन महाराणा भोपाल सिंह जी ने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर करके एक नेतृत्व को सबसे बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। मेवाड़ ने सबसे आगे एग्रेसिव रह के इस काम को सहमति दी, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए था निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व कमज़ोर हुआ, उसकी वजह से हम यहाँ से पिछड़े हैं। राजस्थान में आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान की आज़ादी के बाद जितनी सरकारें बनी उसमें हाईएस्ट टाइम राजस्थान में मुख्यमंत्री हमारे दक्षिण अंचल के लोगों ने दिए, मतलब मेवाड़ के लोगों से हुआ। लेकिन उसके बाद में हम लगभग 40% रेवेन्यू राजस्थान के बजट में मेवाड़ देता है और रिटर्न में हमको 3% 4% पैसा मिलता है। तो हमको हमारे नेतृत्व को इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा नाक ऊंची रखी है राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे राजनीति में ले लो चाहे किसी के अंदर, मेवाड़ हमेशा आगे रहा है। बट इस हाईकोर्ट बेंच यहाँ नहीं होने की वजह से जो अभी प्रकरण हुआ है मेवाड़ के ही इसी राज्य घराने को लेके, क्या आपको नहीं लगता है कि ये अगर यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच होती तो ये मसला तुरंत निपट जाता? इतना लंबा नहीं खींचा, इससे काफी लोगों को आहत हुआ है। मेवाड़ को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है इन दो परिवारों को लड़े को लेकर। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के हिसाब से भी हाईकोर्ट बेंच का यहाँ पर होना अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं
हम लोग आप ये मानना पड़ेगा कि जन आंदोलन की कमी के लीजिए, अधिवक्ताओं का जो पावर है उसकी कमी की, या प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं होती तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को हो रहा है, और गरीब तबके की वजह से कहीं न कहीं सरकारों को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये जरूर एक बात सामने आती है। सबसे मोटा जो तीसरा पॉइंट है वो उस बात से हमारी सहमति ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। दूसरा, प्रेजेंटेशन को लेकर तो इसका मतलब यहाँ का जो किसी की मांग को लेकर हमेशा, किसी भी क्षेत्र की मांग को लेकर हमेशा नेतृत्व करता है तो वो राजनीतिक दल करता है। तो राजनीतिक दल आपका यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा है, भले चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इसे लेकर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपने अभी गुलाब चंद जी कटारिया साहब के संबंध में क्वेश्चन किया। जो भी आंदोलन हुआ उसमें गुलाब चंद जी कटारिया ने चाहे सड़क पर लड़ना हो चाहे सदन में लड़ना हो, दोनों ही जगह मेवाड़ को लीड करने का प्रयास किया। सफलता मिली नहीं मिली वो दूसरा विषय है, लेकिन मतलब अधिवक्ताओं के साथ में 5 किलोमीटर तक पैदल पूरे उदयपुर शहर में घूमे, है ना। जो व्यक्ति काम करता है उसकी तरफ उंगली तुरंत उठती, किसने कमी रख दी। जो लोग बिल्कुल आंदोलन में आए नहीं, उनके बारे में उनसे भी तो कभी प्रश्न करने का प्रयास करना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर ज़्यादा हैं इसलिए आप उनका पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ पर कोई अधिवक्ता उस तरफ से बोलने वाले नहीं है? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। ये एक बिल्कुल खुला हुआ आंदोलन है जिसमें पक्ष और विपक्ष, मैंने पहले ही निवेदन किया कि दोनों राजनीतिक दल के लोगों ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस बात को प्रमुखता से रखा है। हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपने पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्वेश्चन किया, उसका जवाब देना जरूरी है। आपको कौन सी पार्टी इसमें ज्यादा पक्षधर? दोनों पार्टियां समर्थन दे रही है। ये तो लोकतंत्र में आप चौथा स्तंभ है, जब संघर्ष होता है। और हमारा ये कहना है, हम मीडिया के बंधुओं से भी चाहते हैं एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाए। सर मेरी बात सुनिए, हम मीडिया के बंधुओं से भी चाहते हैं खाली समाचार दिखाना बंद कीजिए। इस पे पूरे आंदोलन को पिछले 42 सालों में जो हुआ उसकी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उस डॉक्यूमेंट्री का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम वहाँ करेंगे। जितना चिंता आप लोगों को हाईकोर्ट बेंच को लेकर नहीं है, इस मुद्दे को हम ही लोग आगे उठा रहे हैं, इसलिए आज चर्चा। आपका स्वागत है सर, आप मैं निवेदन दूसरा करना चाहता हूँ। मैं आपको हमारे को सर ईमानदारी से बताता हूँ मैं आपको, हमारी पीड़ा जो है वो गरीब तबके को लेके बराबर। जो हम जब भी कोर्ट के अंदर आते हैं वहाँ पे हम देखते हैं गाँव के परिवार लोग वहाँ पे कम से कम आप देखिएगा 1000 से 1500 पब्लिक रोज आपको कोर्ट के अंदर गरीब तबके के लोग वो वहाँ पे गांव में किस दशा से आते हैं, गांव में जमीन के लोग आते हैं, बट उनको न्याय नहीं मिलता है। ये पीड़ा हमारी, उनकी जो पीड़ा हमारे माध्यम से आपके सामने सर मैं हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का हम ले जाते हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया सर मेरा ये निवेदन है, मीडिया जो आपका चौथा स्तंभ है वो हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे समाचारों को प्रमुखता से दिखाते हैं, इसलिए आपका बहुत साधुवाद। 1 मिनट में ही बात कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन हम आपसे ये फेवर चाहते हैं कि आप 1982 से लेकर आज दिन तक जो आंदोलन चला उसकी एक अच्छी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्योंकि आप लोगों के पास में उस काम को करने का विजन है। हम जो जिस फील्ड में काम करता है उसका ब्रॉड विजन होता है। आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ सर। आप उसको एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिला, जो लंबे समय से हाईकोर्ट नहीं होने की वजह से पीड़ित है, जो दुखी हैं, व्यथित हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके कुछ इंटरव्यूज़ कीजिए। तो ऐसा होगा, उससे क्या होगा कि ये पूरा आंदोलन जो है ना, वो जो एक शुरू से गलतफहमी क्रिएट की कि वकीलों का आंदोलन है, उससे बाहर निकल के समाज का आंदोलन है, उसके रूप में सुझाव बहुत अच्छा है, इसको हम जरूर करेंगे और 100% हम इस पे डॉक्यूमेंट्री थोड़े दिनों में शुरू करेंगे। आप लोग एक बात में और कहना चाहता हूं, मेरा भी एक सुझाव है सर कि जब भी आप लोग जैसे हर महीने की 7 तारीख को आप लोग इसका एक दिन आप लोगों ने चुन रखा, उस दिन आप लोग काम नहीं करते हैं, 7 तारीख को आप लोग भी मीडिया को वहाँ पर बुलाइए ताकि आपका जो आंदोलन है और बकायदा की जो पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो भी साथ में जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी आप आमंत्रित करें और हम लोग को भी बुलाइए आप, ताकि हम उसका कवरेज करें। 13 तारीख का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ऐसे करना अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी बनेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले यहाँ हाईकोर्ट थी और देशी रियासतों का मर्जर हुआ तब ये हाईकोर्ट वहाँ चली गई। 50-51 तक थी और पहले चीफ जस्टिस तो राणा साहब थे, जमान सिंह जी काकरवा के, सनवाड़ के पहले चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के वो थे। चलिए, तो अब आप लोग पधारे यहाँ पर, इसका बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। मैं चाहता हूँ कि फाइनल कमेंट में आप जरा कुछ बताना चाहें, इस पर और रोशनी डालना चाहें कि भविष्य में पूरी कोशिश करेंगे। और पुअरली स्ट्राइकर एरिया है, बहुत ही गरीब लोग हैं यहाँ,
और उसके लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य, नैतिक दायित्व है हमारा। हम पढ़े लिखे हैं और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। भाई आज 82 से जो आंदोलन चल रहा है गरीब तबकों, ये इसी और चीज को सबसे देखते पहले हुए किया। उनमें 82 से जो आंदोलन चल रहा है वो आज तक चल रहा है, 82 तो ताकि में किसी भी जिन्होंने तरह से आंदोलन किया, इसका उसमें 4 लोग ही बचे हैं अभी उस कोर्ट में। भाई आज भी आप भी अनशन पे बैठे हैं, कई टाइम से आंदोलन रेगुलर, कितनी बार आंदोलन तेज हुआ, कितनी बार आंदोलन धीरे हुआ, लेकिन क्या है कि नहीं, कुछ वो तो थोड़ा बहुत तेज तो रहता है और एक प्रोसेस है जनता किसी चीज का। और वकील जब हाई कोर्ट बनाने का भी एक प्रोसेस है कमी नहीं और बेंच का भी एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर निर्णय अच्छा होगा ये तय है। 100% उदयपुर में हाई कोर्ट सर्किट या तो सर्किट बेंच आएगी या फिर वर्चुअल बेंच जो भी है वो निर्णय आएगी और 100% आना चाहिए। बहुत और धन्यवाद सरकार को, आपका। दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के अपना पक्ष रखा। धन्यवाद आपका